हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे ये सीरीज बनाई गई है जिसमें वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, खासकर ये जो लेटेस्ट पैटर्न पे डिजाइन किए गए हैं टीसीएस के बिहाफ पे, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके सामने। और ये लास्ट के कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस यहां हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। फटाफट से सेशन शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ, वो जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए सेशन रहने वाला है इंपॉर्टेंट। और एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस सेशन को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। इस एमसीक्यू में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे हमारे वो होंगे 25 करके हमने यहाँ सेशंस डिजाइन किया है आपके लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप साथ के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। जीतू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखना यहां पे ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द गिवन सेक्टर इज लार्जली ड्राइवन बाय द कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। आपको बताना है दिए गए सेक्टर यानी कि क्षेत्र, सेक्टर यानी कि क्षेत्र, दिए गए क्षेत्र में से कौन सा सेक्टर काफी हद तक, कौन सा सेक्टर काफी हद तक, कौन सा सेक्टर काफी हद तक सामाजिक विचारों से प्रेरित कल्याण है। यानी कि आपको ये डिफाइन करना है कि कौन सा सोशल वेलफेयर, कौन सा सोशल वेलफेयर को अधिक महत्वता देता है, कौन सा समाज सेवा को अधिक महत्वता देता है। क्या विदेशी यानी कि फॉरेन ये अधिक महत्वता देगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या पब्लिक महत्व देगा? पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ज्यादातर ऐसे काम या ऐसे वर्क डिजाइन करते हैं। जीतू का आंसर आया बी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होने वाला है, पब्लिक। पब्लिक जो कि ऐसे काम करती है जो वेलफेयर से संबंधित होगा। अच्छा, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहकारी। इसका मतलब कुछ लोग मिलकर यहां पर एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन सेटअप करते हैं और उस सेटअप में वो कार्य डिफाइन करते हैं। प्राइवेट का कोई मतलब ही नहीं है, कोऑपरेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका वन एंड ओनली मकसद क्या होता है? वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या हो गया? कल्याण, कल्याण। ठीक है, तो वेलफेयर का मतलब क्या हो गया? कल्याण। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और अब हम देखने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। आ जाए भाई और देखें दूसरा क्वेश्चन। आगाज सीरीज में ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यहां क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है? Which of the following is a feature of public goods? Which of the following is a feature of public goods? यहां बात की जा रही है किसकी? पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड्स की। कौन सी विशेषता पब्लिक गुड्स को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करती है? पहला इसने बोला है दीज गुड्स आर मोर कॉम्पिटिटिव। भाई जो पब्लिक गुड्स होंगे ना, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, उनका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं होगा। भाई मैंने आपको क्लास, जब आप ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि मेरी थ्योरी वाली क्लास जरूर देखना, मेरी वो क्लासेस जरूर देखना जहां पे हमने टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस किया है। उसमें मैंने टाइप ऑफ इकोनॉमी में समझाया था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। यानी कि जहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन नहीं होता है। दीज गुड्स आर लिमिटेड इन सप्लाई। क्या जो पब्लिक गुड्स होगी वो लिमिटेड होगी? बिल्कुल भी नहीं। कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। जो एक व्यक्ति उपभोग करेगा किसी चीज का,
भाई आप मुझे बताओ कि जो सरकार जो वस्तुएं बनाती हैं क्या वो लिमिटेड पर्सन्स के लिए होती हैं, इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है क्या? नहीं, ध्यान रखना भाई, ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा इसका। तीसरा ऑप्शन समझना यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित नहीं करता है। जो पब्लिक गुड्स होती है ना, उसमें यदि एक वस्तु उसका उपयोग करता है ना, उससे दूसरे वस्तु के या दूसरे व्यक्ति के उपयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये पब्लिक गुड्स की विशेषता है? बिल्कुल यही है पब्लिक गुड्स की विशेषता। चौथा ऑप्शन समझना, ओनली टैक्स पेयर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आपने सुना होगा, पब्लिक का पार्क, ये जो पार्क होता है वो किसका होता है? पब्लिक का पार्क होता है ना। अगर मैंने वहां पे पार्क में जाके जो भी व्यायाम एक्सरसाइज की मशीनें लगाई हुई हैं उसका यूज कर लिया, तो क्या इससे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक व्यक्ति के किसी पब्लिक गुड्स के यूज करने से दूसरे व्यक्ति के यूज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो विपेंद्र कुमार का आंसर आया बी। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सी। भाई समझ में ना आए तो आप पूछना जरूर, समझ में ना आए तो पूछना जरूर। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लासिफाई इंडस्ट्री इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसमें इंडस्ट्री को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? हाउ मेनी कैटेगरीज? देयर आर 3 कैटेगरीज, THREE 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 वर्ग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 3 कैटेगरी वो क्या क्या है तो ये समझना, जो पहली कैटेगरी है इसमें केवल और केवल पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व किया है। दूसरी कैटेगरी में पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, जबकि तीसरी कैटेगरी में ना तो पब्लिक और ना ही प्राइवेट, इन दोनों के अलावा कुछ ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट हैं, तो ये इस कैटेगरी में आती हैं। ना तो पहली और ना ही दूसरी कैटेगरी में जो कंपनी आएगी ना, वो इसमें आएगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया इसका आंसर क्या है? 3। इसका आंसर क्या है भाई? 3। ठीक है, तो फटाफट से ये एक बार कमेंट जरूर करना, विपेंद्र, जीतू, ये समझ में आया आपको कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है तो वो भी आप बताना मुझे। ठीक है, फटाफट से आ जाओ भाई, एक बार फटाफट से बताओ ये क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार इसे भी आप एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये समझना, ये हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किया है ना, इसमें 3 पॉलिसीज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। 3 पॉलिसीज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो फटाफट से एक बार इसे देख लें आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तीनों कैटेगरीज को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू यू कॉल द रेट ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट डू यू कॉल द रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को आप क्या कहते हैं? नए कार्बनिक पदार्थ, न्यू ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक मैटर जो बनाए जाते हैं ना, उसे क्या बोला जाता है? जो फॉर्मेशन ऑफ द रेट है, ये
दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बट इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टर्सरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, नेट प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, तो इसे भी हम समझें। अगर आंसर आया है ए, बिल्कुल भी नहीं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। अब बताओ भाई, निर्माण का मतलब हमने टाइप ऑफ सेक्टर्स भी तो डिस्कस किए थे, उससे भी आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। जब किसी चीज का उत्पादन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर्स में या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का माध्यम होगा। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का माध्यम होगा। ठीक है, प्राइमरी नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी में जो बाय नेचर्स मिलेगा, यहां उत्पादन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। निर्माण का मतलब बनाना, नेचर से नहीं मिल रहा, ध्यान रखना। माइनिंग नहीं है ये, खनन मत समझना कि माइनिंग है, हमने खनन किया कोयला निकल गया और आंसर नहीं। ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उससे चीजों को ना अलग करने के प्रोसेस को यहां समझाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फटाफट से इसे एक बार देख लो। इसमें कोई डाउट है तो ये बताना भाई। ठीक है, भाई देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, सच एज प्लांट्स, ये इसका पार्ट होगा। बट इसमें जो प्रोडक्टिविटी होगी ना, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना आप लोग कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। उन दो राज्यों के नाम बताएं भाई, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्हें भूमि सुधार सफल रहे, जिनमें भूमि सुधार सफल रहे। नेम द टू स्टेट इन विच लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल, लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बात करें, एक कमेटी बनाई गई थी 1949 में, इसमें इसको सुधार करने के लिए कुमारप्पन कमेटी। ठीक है, और इस कुमारप्पन कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी किसके बारे में? वेस्ट बंगाल और केरला के सुधार के लिए। आंसर बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल और केरला के सुधार के लिए कुमारप्पन कमेटी, ये जो कमेटी बनाई गई 1949 में सेटअप की गई, किस लिए सेटअप की गई? भूमि सुधार के लिए, उसमें नए रिफॉर्म लाने के लिए, नए परिवर्तन लाने के लिए कुमारप्पन कमेटी बनाई गई, जो कि दो वेस्ट बंगाल और केरला में सुधार में काफी हद तक देखने को मिला हमें। ठीक है, तो ये कमेटी के द्वारा इन दो राज्यों में इस भूमि सुधार कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया था, चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड एंड ऑक्सिलरी। एड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। व्यापार में सहायता या फिर सहायता में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो समझना, प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, ये तीनों जो ऑप्शन है ना, ये क्या है? इन तीनों को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आ गई बात? हम बात कर रहे हैं किसका बताना है आपको? एड और ऑक्सिलरी। एड और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयरहाउस,
इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्यापार ऑक्सिलरी में भाई क्वेश्चन को समझना, प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो क्वेश्चंस, इसीलिए तो ये क्वेश्चंस जो पूछे गए ना थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है, इस वजह से आपको इन्हें समझना होगा, थोड़ा सही से समझना होगा। ये सेशंस कंप्लीट हो जाने के बाद इस सेशन को एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उसमें अगर हम बात करें जिसमें ध्यान रखना पैसे का लेन देन होता है, प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, और ये जो है ना वेयर हाउस में, इसमें ध्यान रखना बेसिकली ये किसका पार्ट होता है, वेयर हाउस कहलाता है, ऑक्सिलरी का पार्ट। ट्रेड ऑक्सिलरी में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई है जिसमें इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट भी इसी का ही पार्ट होता है। एंड एडवर्टीजमेंट ETC, ये सब किसके हैं, ऑक्सिलरी ट्रेड के पार्ट्स है। ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस और भी आएंगे भाई, ये समझना इसे। ठीक है, ये प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, भूपेंद्र कुमार आपका आंसर आया था ए, बट ध्यान रखना प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसे हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, और ऑक्सिलरी यानी व्यापार में सहायता, व्यापार में सहायता के लिए इस चीज की जरूरत होगी, वेयर हाउस की जरूरत होगी, इंश्योरेंस की जरूरत होगी, बैंकिंग की जरूरत होगी, ये सब ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, एडवर्टीजमेंट की जरूरत होगी, ये सब हमारे ट्रेड में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बट ध्यान रखना, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हो। लिख लो भाई, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बाद में इसे नोट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इन द इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। 1948 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। मोनोपोली, मोनोपोली अगर आपको समझना है तो आपको हमारे पहले तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी मैंने जो क्लास रिकॉर्ड की है ना उसे जरूर देखना। उसमें एक क्लास होगी टाइप ऑफ मार्केट, मार्केट एंड टाइप ऑफ मार्केट, बाजार और बाजार के प्रकार, जिसमें एक टाइप की मार्केट होती है जिसे बुलाया जाता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब एक ही सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी। आप मुझे बताओ, क्या एटॉमिक एनर्जी ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल। क्या रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के पार्ट्स में नहीं आती? आर्म्स एंड एम्युनिशंस ये भी गवर्नमेंट के पार्ट्स में आती है, लेकिन आयरन एंड स्टील ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के कंट्रोल में है। जिंदल स्टील, जिंदल के अलावा अगर हम बात करें टाटा स्टील, ये सब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में है। इसका मतलब आयरन और स्टील में गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। रेलवे में मोनोपोली है, एटॉमिक एनर्जी में मोनोपोली है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस या हथियार और गोला बारूद में इनकी क्या है, मोनोपोली है। 8वां क्वेश्चन समझे। इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री पॉलिसी 1956 ऑन इंडस्ट्री वॉज। औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1956 का उद्योग पर प्रभाव था, उद्योग पर प्रभाव था। किस प्रकार से इसका उद्योग पर प्रभाव था? तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें ठीक है, क्या लिखा है आपने भाई? ठीक है, इंडस्ट्री स्टार्टेड टू गेट डाइवर्सिफाइड, उद्योग में विविधता। भाई ये क्यों लाया गया? इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी, उद्योग में विविधता, डाइवर्सिटी के लिए लाया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले और ऑप्शन समझ लें। इंडिया बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री, इंपोर्ट एंड दोज गुड्स विच could be produced in the India itself avoid,
इंडस्ट्री 1991, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री स्टार्टेड टू बी गेट डाइवर्सिफाइड, उद्योग में विविधता लाने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। यहां तक आपको समझ में आ गया भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ के साथ अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 1973 इसमें 1973, 1977 और 1980 में मॉडिफिकेशंस किए गए। इसमें मॉडिफाई बदलाव किए गए, बदलाव लाए गए, ध्यान रखना, मॉडिफाइड किया गया, इसमें परिवर्तन किए गए, इसकी पॉलिसी में चेंज लाया गया। ठीक है, इसमें चेंज लाया गया, मॉडिफिकेशंस लाया गया। ठीक है, तो इसे फटाफट से ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को। यहां पे अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर सबको आना चाहिए भाई, इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, जो भी यहां कमेंट करे। आप बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या सहायक नहीं है? Which of the following is not an aid of auxiliary? Not an aid of auxiliary. बताओ भाई फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? क्या hoarding is a part of auxiliary? नहीं। व्यापार में सहायता के लिए किन किन चीजों का? इंश्योरेंस, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन, these three are part of auxiliary टू ट्रेड में सहायता देने का काम करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, बट होर्डिंग यानी जमाखोरी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होर्डिंग, जमाखोरी। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, चीजों को जमा करके बाद में सोल्ड आउट करना, उनकी डिमांड को इंक्रीज करना, ये इनका मकसद होता है, ये इनका पर्पस होता है, ध्यान रखना। चलें भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाए भाई। बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन सेकेंडरी एक्टिविटी इंक्लूड, इनमें से बताओ कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी है? कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी है? व्यवसाय के संबंध में माध्यमिक गतिविधियों में शामिल है। क्या माइनिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है? नहीं। माइनिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। फिशिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, बट कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10वें क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, कमेंट करो। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10th क्वेश्चन का आंसर होगा कंस्ट्रक्शन वर्क, सी। बहुत बढ़िया, कंस्ट्रक्शन वर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बताएं भाई, 11वें क्वेश्चन में भाई जो क्वेश्चन समझाने लायक है मैं उसे जरूर समझाऊंगा, पर जो क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसे समझाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो मैं और आप उसे जल्दी से करेंगे, ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या समझा इसने, द टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? भाई भारत की अर्थव्यवस्था को हम 5 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वेटनरी और क्वेनरी। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र। आ गया भाई इसका आंसर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग दूसरे सेक्टर में होता है, एग्रीकल्चर पहले सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, सर्विस, इट इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। आंसर भाई ए क्यों बता दिया?
काउंटर बाबा, इनकाउंटर बाबा, नाम तो बहुत बढ़िया है। इसका आंसर ए क्यों बताया भाई? तो आप ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन इज अ पार्ट ऑफ, देखो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, अच्छा उत्पादन करते हैं, अपना आंसर करेक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर से संबंधित, जहां पे चीजों का जो बाय नेचर हमें प्रकृति से मिलती है, बस उन वस्तुओं को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक फिनिश गुड्स में तब्दील करते हैं। सुगर केन, गन्ना, गन्ना किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का। लेकिन उस गन्ने से, लेकिन जब हम उस गन्ने से क्या बनाएंगे? उस गन्ने से चीनी बनाएंगे। तो चीनी बनाने के लिए हमें इंडस्ट्री में जाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, और इसके लिए हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन हमें बताना है तीसरा सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बिजनेस सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है, कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर का पार्ट है। इसका आंसर सी भी नहीं होगा, डी होगा भाई। ये सी कौन दे रहा है? इसका आंसर क्या होगा? डी। चले भाई चले नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखो, 12वां क्वेश्चन, करेक्ट कर लेना अपने आंसर को, साथ के साथ इनके आंसर लिख के रखना। यूजुअली विच ईयर ऑफ अ सीरीज एन इकोनॉमिक इंडेक्स कॉल्ड द बेस ईयर? भाई कौन सा साल जो है वो बेस ईयर कहलाता है? पहला 20 क्या लिखा है ये, प्रथम वर्ष, 20वां वर्ष, 10वां वर्ष, या पिछले साल? बेस ईयर, बेस ईयर जिसे बोलते हैं आधार वर्ष, आधार वर्ष फर्स्ट ईयर को आधार वर्ष बोला जाता है। जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12, ठीक है भाई, 2011-12 जीडीपी। बिल्कुल 10th में भी चैप्टर है, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ ना, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो एक बार फटाफट से ध्यान रखना, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप एक बार जाना और देखना, इसी गैलेक्सी क्लासेस में, इसी सेशन से पहले मॉर्निंग में ही 9 AM मैंने इकोनॉमिक्स के सेशंस लिए थे, जिसमें मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स कराया था और हर टॉपिक को हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था। तो आप उसमें इंट्रोडक्शन वाला देखना है सेक्शन। इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में आपको वहाँ टाइप ऑफ इकोनॉमी भी मिलने वाला है और सेक्टर्स भी मिलने वाला है। टाइप और सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 सेक्टर्स तो आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। लेकिन अब हम उसमें 2 और सेक्टर जोड़ देते हैं, क्वेटनरी और क्वेनरी, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। बेस ईयर, आधार वर्ष इन एन इकोनॉमी। अब बताओ भाई ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जिसके सेट में आएगा उसकी तो वैसे ही मजे हो जाएंगे। बता भी, अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। किसका पार्ट है मत्स्य पालन? फिशरी इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। फिशरी इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। 14th क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट आर्ग्यू दैट इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर? हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर, ये डेफिनेशंस किसके द्वारा डिफाइन की गई थी? ये डेफिनेशंस किसके द्वारा डिफाइन की गई थी? ये चीज आपको बतानी है। ये डेफिनेशंस किसके? डी, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें डेफिसिट, हाई डेफिसिट, ये डेफिनेशंस किसके द्वारा? अमर्त्य सेन, जिनके द्वारा वेलफेयर की डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया था, ध्यान रखना। एडम स्मिथ, जिनके द्वारा इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया था, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया था। एस्टर डुफेलो, अभी ना इन्होंने भी वेलफेयर के बारे में, वेलफेयर
और इसमें पॉवर्टी के बारे में डिफाइन किया था, ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए इन्हें 2019 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है। और इन्हें तो कोई नोबेल प्राइज मिला नहीं, बट इकोनॉमिक्स को डिफाइन इन्होंने किया था। इसके लिए इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन, ये बुक लिखी थी इन्होंने। और वेलफेयर के रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशंस डिफाइन की थी, जिसके लिए इन्हें भी 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जाहिर सी बात है ये तीन में से तीनों आंसर नहीं है, ये तीन जो हमने डिस्कस किए तीनों आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो जिसने वेजेस की डेफिनेशंस को डिफाइन किया है या लेबर की डेफिनेशंस को डिफाइन किया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसे देख लेंगे। डेविड रिकार्डो के द्वारा जो चीजें डिफाइन की गई हैं, ठीक है, एक बार लिख लेना इसका आंसर क्या हो जाएगा। डेविड रिकार्डो, इसके द्वारा वेजेस रेंज सिस्टम को भी डिफाइन किया गया है। और यदि हम बात करें, ठीक है, वेजेस एंड प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं लेबर थ्योरी, लेबर थ्योरी इन्होंने डिफाइन किया है। आप बताओ यहां तक हमने ना ये चार आंसर है ना, चार ऑप्शन है, चारों को डिफाइन कर दिया। अमर्त्य सेन जिन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशंस डिफाइन की, कब? तो ये 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। एडम स्मिथ का तो सबको पता है, इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। एस्टन डुफेलो, इसके द्वारा भी वेलफेयर यानी पॉवर्टी के बारे में डिफाइन किया था, जिसके लिए इन्हें अभी 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, डेविड रिकार्डो ने वेजेस एंड प्रॉफिट या फिर लेबर थ्योरी डिफाइन की थी, लेबर थ्योरी डिफाइन की थी, और इनके द्वारा ही डेफिसिट के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो चौदहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15वें क्वेश्चन की बात आ गई है अब यहाँ 15वें क्वेश्चन की बात आ गई है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एमिग्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट proportion of a country highly skilled, highly educated professional population to the country offering better economic and social opportunity called? भाई आप ध्यान रखना, किसी भी देश की अत्यधिक कुशल और उच्च शिक्षा पेशेवर आबादी, किसी भी देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षा पेशेवर आबादी को हम किस नाम से डिफाइन करते हैं? इसे हम किस नाम से डिफाइन करते हैं? तो बेसिकली इसे हम ब्रेन ड्रेन सिस्टम के नाम से डिफाइन करते हैं। ब्रेन ड्रेन ये जो सिस्टम है, इसमें ब्रेन ड्रेन ये जो सिस्टम है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना वो लोग आते हैं जो हाईली स्किल्ड होते हैं, ध्यान रखना, इसमें लिख लेना। आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें वो कौन से लोग आते हैं? तो बेसिकली इसमें वो लोग आते हैं जो हाईली स्किल्ड होते हैं, साथ ही साथ हाईली एजुकेटेड, एंड, ठीक है, हाईली प्रोफेशनल्स लोग आते हैं इसमें ब्रेन ड्रेन सिस्टम में। चले भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन इसे समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा यह दर्शाती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई और गैर आर्थिक पहलुओं को महत्व देना चाहिए? सिंपल सी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट implies that the sustainable development के लिए सतत विकास development should take a holistic approach towards nations। holistic
approach towards holistic approach for a nation, एक नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लानी है, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, नेशनल हैप्पीनेस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 17वां क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं भाई। आई थिंक इसका आंसर तो बता ही दोगे आप, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। इन द कॉन्टेक्स्ट द इकोनॉमिक व्हाट डज मीन ऑफ पी इन ईपीएफ? ईपीएफ एम्प्लॉय, बताओ भाई, प्रोविडेंट फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें आपको पी का मतलब बताना है क्या है, तो प्रोविडेंट। पी का मतलब बताना है तो पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ईपीएफ फुल फॉर्म बतानी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। 18th क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन बताओ भाई, इस 18वें क्वेश्चन का क्या है आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? 17 का डी। अब 18वें पे आ जाओ। Which of the following is not important for individual health? Social equality, public clearness, harmony, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट का क्या लेना देना, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो आप ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। कई बार चीजों को ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जिसे आपने ना कहीं पढ़ा नहीं होगा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, बट वहां पे एक सेंस लगानी होगी जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में भी वही करना है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब बताओ भाई, ये सब चीजें इक्वालिटी, क्लियरनेस, ये हार्मोनी, ये तो एक हद तक इन्वॉल्व करेंगे। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई लेना देना है इससे? हेल्थ से क्या लेना देना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? ध्यान रखना, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस तो होगी अपनी जगह, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 18 का। 19 क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन। विच इज अ, निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव इकोनॉमिक है? एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक, है ना। इसका आंसर देखो क्या होगा भाई, दोबारा समझना। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नॉर्मेटिव। तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, ये फैक्ट एंड डाटा पे डिपेंड करता है, डाटा पे। और ये ओपिनियंस, वैल्यू, इनके बिहाव पे डिफाइन करता है। ध्यान रखना, ये किसके बिहाव पे डिफाइन करता है? तो ये चीज मैंने आपको बताई, ओपिनियन, वैल्यू, या फिर बेसिकली डेटा के बिहाव पे ये डिपेंड करता है। वैल्यू डेटा के बिहाव पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ओपिनियन बोल दिया, वैल्यू बोल दिया, वैल्यू ऑफ जजमेंट, वैल्यू ऑफ जजमेंट। इसमें फैक्ट और डेटा का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें फैक्ट और डेटा का कोई लेना देना नहीं होता, और ये फैक्ट और डेटा को ही डिफाइन करता है, ये फैक्ट और डेटा को ही डिफाइन करता है। आप समझना यहाँ पे, इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से अच्छा होता है, इसमें डेटा का कोई यूज ही नहीं हो रहा ना, ये तो मैं बता रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से बेटर होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी रिड्यूस्ड। धन और आय के वितरण में असमानता कम की जानी चाहिए। अब ये भी क्या है, एक ओपिनियन, ठीक है, एक एडवाइस है। इस तरीके से थर्ड देखो, मोर प्रोडक्शन लग्जरी गुड्स इज नॉट गुड फॉर लेस देन डेवलप इकोनॉमी। ये भी मैंने बताया कि जो मोर लग्जरी गुड्स का ज्यादा उत्पादन जो है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपमेंट या फिर ध्यान रखना डेवलप कंट्रीज के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ये तो मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी फैक्ट और डेटा की बात अभी तक हुई ही नहीं है। आप देखो अगला ऑप्शन क्या है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब डेटा समझना यहां पे भाई, जैसे ही मनी का फ्लो, मनी सप्लाई बढ़ेगा, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाई प्राइस राइज इन इकोनॉमी, इंप्लाई प्राइस राइज। धन की आपूर्ति में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि का पता चलता है। जैसे जैसे मनी का फ्लो बढ़ेगा, वैसे वैसे वस्तु की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट और डेटा के बिहाफ पे बिलीव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भाई ये तीनों ऑप्शन जो है ना, वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, और ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। चले भाई फटाफट से समझ ले इसे। पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है, इसे समझना गूगल पे सर्च करके बहुत इजीली समझ जाओगे आप। एक मैंने बता दिया, फैक्ट और डेटा के बिहाफ पे पॉजिटिव होगा, और जो वैल्यू ओपिनियन जजमेंट के बिहाफ पे होगा वो क्या होगा, नॉर्मेटिव। अगला देखते हैं 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डील विद द depletion of natural resources, stock and population which are a result of rapid economic development। अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा प्रकृति संसाधनों के भंडार में कमी और प्रदूषण से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। भाई देखो, प्रदूषण, पॉपुलेशन, इसका मतलब एनवायरमेंट से लेन देन होगा, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं इसके आंसर को रिप्लाई करने के लिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जो वेलफेयर से संबंधित होती है, जहां समाज कल्याण के लिए ज्यादा योजनाएं चलाई जाती हैं। इंटरनेशनल का पता ही है आपको, डेवलपमेंट का, ये वो कंट्रीज होती हैं जिनकी लो इनकम होती है। लो इनकम वाली कंट्रीज को डेवलपमेंटल इकोनॉमिक के नाम से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी दे दिया, आई थिंक डी नहीं है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। ये वेलफेयर से, बट यहां पे कोई जरूरी नहीं है ना, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बोला जाएगा इसे। 21वां क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। एन इकोनॉमी इन विच बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व। बताओ भाई, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर इन्वॉल्व है ना। मैंने टाइप ऑफ इकोनॉमी बताई थी ना आपको, अर्थव्यवस्था के प्रकार बताया था। एक बताया था मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक बताया था मैंने सोशलिस्ट, और एक बताया था मैंने आपको मिक्स्ड। मैंने यहां ये भी बताया था आपको, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का, और यहाँ पे बोथ यानी दोनों का। अब जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर काम करते हो ना, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ में आया भी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भाई डेली क्लासेस होगी हमारी मॉर्निंग में 9 AM, और हम डेली अभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप जब कोई भी एग्जाम फेस करोगे, उसमें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो फ्रेंडली नजर आएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे। अच्छा बताओ कि यहाँ पे इन्होंने अब की बार क्या पूछा गया है, ऑल मॉनेटरी ट्रांसफर्ड और काइंड सेंट बाय माइग्रेंट टू देयर प्लेस
ऑर्गेनिक आर कॉल्ड प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण क्या कहलाते हैं? ध्यान रखना भाई, वो इंडियंस जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं, बाहर के देश में रहते हैं और वहां पे पैसा कमाते हैं और वो पैसा भेजते हैं इंडिया, इसको बोला जाता है रेमिटेंस। इसको बोला जाता है रेमिटेंसेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बताया भाई। 23वां क्वेश्चन, छोटे किसान और मौसमी श्रमिकों जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी से बाहर आते और जाते रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजन वर्क हु रेगुलरली मूव इनटू एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। देखो ये है पॉवर्टी लाइन। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स ये क्या होते हैं? ये लगातार ना क्या होता है, जब इनकी खेती अच्छी होती है तो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं। बट जैसे ही इनका हार्वेस्टिंग, इनकी खेती बाड़ी घाटे में आती है, किस वजह से? खेती अच्छी नहीं हुई, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। तो इनको बोला जाता है गरीबों का मथना, स्योरिंग ऑफ पुअर। ठीक है, छोटे किसान और मौसमी श्रमिक जैसे लोग नियमित रूप से कभी गरीबी से बाहर, कभी गरीबी के अंदर ऐसे आते जाते रहते हैं, तो इन्हें हम क्यूरिंग ऑफ पुअर के नाम से जानते हैं, गरीबियों का मथना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, 24वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। 24वां क्वेश्चन देख लें भाई। An unexpected rise in the sale of product led to किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि से। भाई सपोज करो सेल, किसी की जो सेल है ना एकदम से इंक्रीज हो जाए, तो जो उसका स्टॉक है ना, उसका जो सप्लाई है वो ना एकदम से क्या होने लग जाएगा? गिरने लग जाएगा। तो इसको बोला जाता है अनप्लान्ड डेक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ये होगा इसका आंसर। अच्छा, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हो गया? जब सप्लाई बढ़ने लग जाए। भाई एकदम से क्या हो जाए? सेल ना गिर जाए, और जब सेल गिर जाए और सप्लाई क्या होने लग जाए? बढ़ने लग जाए, सप्लाई बढ़ने लग जाए, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये क्या होगा? एक्यूमुलेशन। ठीक है भाई, और ये क्या होगा?